तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में कुछ खास चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में सीधे दिल पर लगती है। द लास्ट लैम्प ऑफ हम्पी, यानी हम्पी का आखिरी चिराग। देखिए, एक बेहतरीन कहानी सिर्फ घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं होती, राइट? वो एक ऐसी जर्नी होती है जो इंसानी भावनाओं और इतिहास की परतों को उधेड़ती है। और इस कहानी का जो 5 एक्ट स्ट्रक्चर है ना, वो इतना जबरदस्त है कि ये एक बहुत ही गहरा इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल पर बात करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तब उसकी संस्कृति का आखिर क्या होता है? क्या वो भी उन महलों और किलों के साथ मिट्टी में मिल जाती है, या फिर किसी अंधेरे कोने में किसी तरह जिंदा रहती है? यही वो सवाल है जो हमें इस उजड़े हुए, खंडहर हो चुके परिदृश्य में ले जाता है, जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग, द रूइंड एम्पायर, यानी एक उजड़ा हुआ साम्राज्य। अब इस पूरे माहौल को समझने के लिए एक बार इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1565 से पहले विजयनगर साम्राज्य एकदम अपने पीक पर था। उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। फिर आता है 1565 का साल, तालीकोटा का वो भयानक युद्ध। और उसके बाद क्या? उसके बाद बचता है सिर्फ एक वीरान, उजड़ा हुआ शहर, जहां कुछ बचे खुचे लोग बस छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तबाही का ये सन्नाटा, यही वो उदास माहौल है जहां से कहानी आगे बढ़ती है। और इस पूरी तबाही के बीच एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर, आर्या की। अब आर्या कोई महान योद्धा या हीरो नहीं है, वो बस एक मामूली सा शिल्पकार है, पत्थरों को तराशने वाला। लेकिन जो चीज इस कहानी को ब्रिलियंट बनाती है, वो है आर्या के अंदर चल रहा एक गहरा द्वंद्व। एक तरफ उसकी इच्छा है अपने पूर्वजों की खोई हुई तिजोरी खोजना और अपनी गरिमा वापस पाना, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, या कहें उसका फेटल फ्लॉ है, वो डरपोक है। हिंसा का नाम सुनते ही या खून खराबा देखते ही उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। तो बाहर की दुनिया से लड़ाई तो है ही, पर एक युद्ध आर्या के अंदर भी चल रहा है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, द इंसाइटिंग इंसिडेंट, वो घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो होता क्या है कि आर्या को खंडरों में एक अजीब सा धातु का सिक्का मिलता है। ये सिक्का एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, अचानक से दुश्मन घुड़सवारों की एक टुकड़ी वहां आ धमकती है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्य किसी हीरो की तरह कोई बहादुरी भरा चुनाव नहीं करता। वो डर के मारे पीछे हटता है और गलती से, लिटरली दुर्घटनावश, एक गुप्त तहखाने में गिर जाता है। उसकी जर्नी बहादुरी से नहीं बल्कि एक हादसे से शुरू होती है। अब आता है तीसरा भाग, ट्रायल्स ऑफ द आर्टिसन, एक शिल्पकार की कठिन परीक्षा। वो तहखाना कोई आम कमरा नहीं है, वो एक टेस्टिंग ग्राउंड है। आर्या के सामने लगातार 3 रुकावटें आती हैं। पहली, एक हवाविहीन भूल भुलैया जहां सांस लेना भी मुश्किल है। यहाँ वो अपनी छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करके रास्ता बनाता है। दूसरी रुकावट, एक घायल सिपाही, जहां वो हथियारों के बजाय अपने शब्दों से स्थिति को संभालकर जिंदा बचता है। और तीसरी, म्यूजिकल पिलर्स यानी संगीतमयी स्तंभ, जिन्हें खोलने के लिए पत्थरों के सुरों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर एक कदम उसे शारीरिक और मानसिक रूप से और ज्यादा पुश कर रहा है। असल में अगर हम स्टोरी टेलिंग के नज़रिए से देखें तो ये जो घायल सिपाही वाला सीन है ना, ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है। ये लेखक द्वारा इस्तेमाल किया गया एक जानबूझकर बनाया गया टूल है। ये सीधे तौर पर आर्य के सबसे बड़े डर, उसके हिंसा के डर की परीक्षा ले रहा है। ये उसे मजबूर करता है कि वो तलवार उठाने के बजाय संवाद और करुणा का सहारा ले। इसके बाद कहानी पहुंचती है अपने चरम पर। हमारा चौथा भाग, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, यानी सर्वोच्च बलिदान। जब आर्य आखिरकार उस तिजोरी तक पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। और पता है वो खजाना क्या निकलता है? कोई सोना, चांदी या जवाहरात नहीं। वो खजाना है साम्राज्य के नक्शे और ज्ञान से भरी ऐतिहासिक पांडुलिपियां। पलक झपकते ही कहानी का पूरा दायरा बदल जाता है। बात अब किसी व्यक्तिगत लालच की नहीं रही, बात अब एक पूरे सभ्यता और इतिहास के संरक्षण तक पहुंच जाती है। और ठीक इसी समय टेंशन अपने पीक पर होती है। दुश्मन तहखाने का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। आर्य के सामने अब 2 ऐसे विकल्प हैं जिनमें से चुनना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ, जो कुछ हाथ लगे उसे लेकर भाग जाओ और अपनी जान बचा लो।
और दूसरी तरफ उन पांडुलिपियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दो और अपनी संस्कृति की रक्षा करो। ये कहानी का वो सटीक क्षण है जहां सच में हमारी सांसें रुक जाती हैं। तो आर्या आखिर करता क्या है? यहाँ वो अपने डर को पूरी तरह हरा देता है। अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी उसी कला का उपयोग करता है जिसे लोग मामूली समझते थे, पत्थर तराशने की कला। वो अपनी छेनी से एकदम सटीक जगहों पर प्रहार करता है और तहखाने की छत को गिरा देता है, जिससे दुश्मनों का रास्ता परमानेंटली बंद हो जाता है। उसने एक हथियार से नहीं बल्कि अपनी छेनी और हथौड़े से अपनी संस्कृति को बचा लिया। जिससे हम आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, अ कल्चर प्रिजर्व्ड, एक संरक्षित संस्कृति। यहाँ आर्य का ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। अब वो कोई डरा हुआ भगोड़ा नहीं रहा, वो इतिहास का एक रक्षक बन चुका है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसके हाथों का वो कांपना, वो पूरी तरह रुक चुका है, क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और ज्ञान को बचाने में है। उसका अंदरूनी डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह कहानी हमें एक ऐसे शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ती है जो काफी लंबे समय तक याद रहता है। साम्राज्य गिर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा तब तक जीवित रहती है जब तक कोई उसे याद रखने वाला हो। शुरुआत में हमने जो खंडहर देखे थे ना, वे भौतिक थे, लेकिन यह विचार स्पष्ट करता है कि संस्कृति और ज्ञान इन ईंट पत्थरों से कहीं अधिक मजबूत और अविनाशी होते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए। अगर आज किसी वजह से हमारी दुनिया ऐसे ही ढह रही हो, तो हम आखिर किन कलाकृतियों या किस ज्ञान को बचाना चुनेंगे? ये ऐतिहासिक कथा सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, ये आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारी पहचान आखिर किन चीज़ों में बसती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।